हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है ग्रेविटेशन और इसका आज होने वाला है लेक्चर नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो जैसे आपको पता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। ये यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मौजूद होता है। जैसे मैं हूं और मेरे सामने आप है, तो आपके और मेरे बीच में भी एक फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इसका रेंज होता है इनफाइनाइट, यानी दुनिया के हर ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये तो है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की थोड़ी सी जानकारी। अभी हमको जो बच्चों देखना है वो ग्रेविटेशन के बारे में देखना है। जैसा कि बच्चों कहा जाता है, ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने, और इसको डिस्कवर करने की भी उनकी अपनी बहुत बढ़िया स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि वो बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे, कुछ लिख रहे थे, शायद पोएम वोएम लिख रहे थे। अचानक से उनके सर पे गिर गया एक एप्पल। सोचो अगर क्या होता, वो बैठे होते नारियल के पेड़ के नीचे और गिर गया होता नारियल। कोई लॉ बनता ही नहीं है ना? बिल्कुल कोई लॉ बनता ही नहीं। सोच के देखो। अब बच्चों, जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर के ऊपर एप्पल गिरा, तो उन्होंने उस एप्पल को खाया थोड़ी ना। उन्होंने ये सोचा कि भैया ये एप्पल गिरा तो सीधा नीचे ही क्यों गिरा? क्या कारण हो सकता है? वो लैब में गए, वो खुद टेबल के ऊपर चढ़ गए, टेबल के ऊपर से छलांग लगी, बहुत सी चीजें उन्होंने उठाई, ऊपर से छोड़ी, नतीजा एक ही, वो चीजें नीचे गिर गई। अब ये जो नीचे चीजें गिर रही थी, उनको ऐसा लगा कि भैया ऐसी कोई तो एक ताकत है जो इनको नीचे खींच रही है। एप्पल भी गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अलग अलग दिशाओं में क्यों नहीं गिरा? ये उन्होंने सोचा। ऐसे सोचते सोचते उनके मन में एक ख्याल आया कि भैया ऐसी कोई तो चीज है अर्थ के पास जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। अब ये जो चीज है ये अर्थ के पास ही है या और कहीं पर है? जमीन में बहुत गहरा खड्डा खोदा और उसमें चीज डाल के देखी, वो चीज वहां पर भी नीचे जा रही थी। अब पहले तो उन्होंने ये देखा कि भैया जो चीजें आ रही थी वो जमीन पे गिर रही थी, अब वो चीजें खड्डे में जा रही है। तो ऐसी कोई ना कोई चीज है अर्थ के सेंटर के पास, वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने दो कंक्लूजन निकाले। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या था? तो बच्चों पहला कंक्लूजन ये था, द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है किसी एक फोर्स से। अब उन्होंने दूसरा कंक्लूजन निकाला, वो क्या था? दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कहां पर डायरेक्ट हो रहा? तो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। ये उन्होंने इस तरह के दो कंक्लूजन निकाले। अब इन दोनों कंक्लूजन को उन्होंने अपनी किताब में लिखा। बहुत से गुणाकार, भागाकार, बेरीज, वजह, बाकी सब कर लिए उन्होंने, और उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। उस फॉर्मूले को हमें आगे चल के पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है सर्कुलर मोशन क्या होती है और सेंट्रीपिटल मोशन क्या होती है। तो देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आपके सामने एक हरी हरी चीज दिख रही है, इसको कंसीडर कर लेते हैं बॉल। और ये जो पिंक कलर की चीज दिख रही है, इसको समझ लेते हैं रस्सी। अब उस रस्सी को मैंने उस बॉल के साथ बांध के रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं? उस रस्सी को घुमाता हूं जोर जोर से। क्या होगा? वो रस्सी घूमेगी, रस्सी के साथ वो बॉल भी घूमेगा, ऐसे गोल 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 रोटेशन होते रहेगा। अब मैं क्या करता हूं?
अब मैं इस मोशन को रोक देता हूं, रोक दिया। अब बच्चों वास्तविकता में यह सर्कुलर मोशन क्यों हो रही है, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये जो बॉल है, ये बॉल इनर्शिया की वजह से हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करता है। अब ये जब मूव करने की कोशिश करता है तो इसकी मोशन को कौन रोकता है? तो इसकी मोशन को रोकता है ये रस्सी। अब ये जो बॉल है, ये बॉल हमेशा सीधी दिशा में जाना चाहता है, लेकिन ये बॉल सीधी दिशा में नहीं जा पाता क्योंकि रस्सी इसकी मोशन को रोक रही है और रस्सी में उस वजह से पैदा हो रही है टेंशन, इस तरह से अंदर की दिशा में। इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया? अब ये देखिए बच्चों, ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है? बॉल जाना चाह रही थी सीधी दिशा में, लेकिन रस्सी की लंबाई कम होने की वजह से वो सीधी ना जाके वो करती है एक सर्कुलर मोशन, और इसके कारण पैदा होता है रस्सी के अंदर एक टेंशन। उसी टेंशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं। ये इस तरह से घूमता है, बॉल जाना चाहती है हमेशा सीधी दिशा में, लेकिन रस्सी की वजह से वो करती है सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया सर्कुलर मोशन क्यों होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। अब यहां पर बच्चों आपको दिख रही है अर्थ, और अर्थ का चक्कर काट रहा है मून। अब क्या होता है बच्चों, ये मून जो जाना चाहता है सीधी दिशा में, लेकिन अर्थ उसको बांध के रखती है एक फोर्स से। वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर सीकिंग फोर्स। उसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस मून को अपनी तरफ खींच के रखता है और मून उससे दूर जाना चाहता है, और मून तो मोशन में है, जिसके कारण क्या होता है, इस मून को सर्कुलर मोशन मिलती है। ठीक है, ये मून कहां पर जाना चाहता है? मून ऐसे टेंजेंशियल दिशा में जाना चाहता है, और इसको कौन रोक के रख रहा है? तो इसको रोक के रख रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसका है? अर्थ का है, मून के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, इसके कारण होता है सर्कुलर मोशन। इस तरह से आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों केपलर्स के लॉ। तो बच्चों केपलर ने दिए थे 3 लॉ, उनको बारी बारी से हम समझते हैं कि केपलर ने पहला लॉ कौन सा दिया था, केपलर ने दूसरा लॉ कौन सा दिया था, केपलर ने तीसरा लॉ कौन सा दिया था। सबसे पहले बात करते हैं केपलर के पहले लॉ की। तो केपलर का पहला लॉ आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो केपलर ने क्या कहा था अपने पहले लॉ में? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोसाई। यानी जो भी प्लैनेट है वो कैसा पाथ घूम रहा है? तो वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, और सन कहां पर है? तो सन उसके एक फोसाई के ऊपर है। तो इसी चीज को हम डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, ये है अर्थ। ये किसका प्लेनेट है? ये हमारे सन का प्लेनेट है। अब ये कैसा मोशन कर रहा है? तो ये इस इलिप्स में मोशन कर रहा है। अब सन कहां है? तो सन किसी एक फोसाई में है। अब यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 पॉइंट, ये है उस इलिप्स के 2 फोसाई। अब सन किसी एक इलिप्स के ऊपर है। ठीक है, ये इसका हो गया। अब अर्थ क्या करी है? तो इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रही है। समझ में आ गया आपको केपलर का पहला लॉ? ये है बच्चों केपलर का पहला लॉ। अब चलते हैं बच्चों केपलर के दूसरे लॉ की तरफ। तो केपलर का दूसरा लॉ क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब होता है? तो मान लीजिए हमारी अर्थ है ए पोजीशन पे। अब हम देखते हैं 10 दिनों में मान लो अर्थ
ए से बी चली गई। ठीक, कितना टाइम लगा? 10 दिन का टाइम लगा। 10 दिन से वो कहां पर गई? ए से बी पर गई। अब उसने क्या किया? उसने कुछ एरिया कवर किया इस तरह से। जब वो घूमी ए से बी पोजीशन पे गई तो उसने इतना कुछ एरिया कवर कर लिया। मान लीजिए इस एरिया को कहेंगे हम A1। ये एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम सो गए और सोते सोते 4 महीने कैसे बीत गए पता नहीं चला। जब हम 4 महीने बाद उठे तो हम क्या देखते हैं? हमारी जो अर्थ है वो पहुंच गई इसी पॉइंट पे। ठीक है, यहां पर पहुंच गई। अब क्या हुआ? हमने फिर से 10 दिन गिने तो 10 दिन में ये कहां पर पहुंची? सी से डी तक पहुंची है। अब 10 दिन में ये सी से डी तक पहुंची है तो 10 दिन में इसने कुछ तो एरिया कवर किया होगा। ये समझ लिया एरिया है। इसको नाम देते हैं बच्चों A2। अब इतना कर लिया हमने, बहुत काम कर लिया 10 दिन के अंदर। अब हमको आ रही है नींद और हम सो गए। और हम इतना लंबा सोए कि भैया हम 4 महीने उठे ही नहीं। 4 महीने बाद उठे, हमने क्या देखा कि हमारी अर्थ जो है ये ई पोजीशन पे पहुंच गई है। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? तो हमको कैलकुलेट करना है 10 दिन। तो हमने 10 दिन कैलकुलेट किया तो 10 दिन में हमारी अर्थ चली गई यहां से यहां। अब ये पॉइंट है बच्चों F। ठीक है, और इसका जो एरिया है हमने कैलकुलेट किया A3। अब हमने जो एरिया A1, एरिया A2 और एरिया A3 जो कैलकुलेट किया था, जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो नतीजे जो हमें मिले वो क्या मिले? हमें यानी केपलर को मिले वो क्या मिले कि भैया जो एरिया A1 है वो एरिया A2 के बराबर था और एरिया A2 जो था वो एरिया A3 के बराबर था। ये हमको मिल गया। और यहीं से उसने क्या किया? यहीं से उसने लिखा केपलर ने कि हमारा ये सेकंड लॉ है। और सेकंड लॉ क्या है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये उसने सेकंड लॉ लिख लिया। समझ में आया? अच्छा लगा? अब चलते हैं बच्चों केपलर भैया के तीसरे लॉ की तरफ। तो केपलर भैया ने तीसरा जो लॉ लिखा वो क्या था? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब बड़ा लंबा चौड़ा है, इसका क्या मतलब है समझते हैं। तो बच्चों आपको पता है हमारी अर्थ को सन का चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है? 365 दिन का, 1 साल का टाइम लगता है। अब हम क्या करते हैं? इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी हमारी अर्थ को 1 साल में वो एक रिवॉल्यूशन जब करती है तो उसके लिए जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे देख लीजिए ये अर्थ है, उसने एक चक्कर काटा, यानी क्या हुआ? यानी एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। ये तो था बच्चों टाइम पीरियड। अब हमको देखना है कि भैया ये मीन डिस्टेंस क्या बला है। तो आइए मीन डिस्टेंस को भी समझ लेते हैं कि वो कौन सी बला है। तो मान लीजिए साल भर में हमारी अर्थ ऐसी अलग अलग पोजीशंस पे जाती है। चलिए अब हम क्या करते हैं? तो सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को गिनते हैं और उनको नाम देते हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12। इस तरह से हमने 12 पोजीशंस के 12 डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए हैं। अब हमको निकालना है इसका मीन। तो मीन कैसे निकलेगा भैया? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन R11 R12 तक के हम पूरे डिस्टेंसेस लिख लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 12 से। तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिल जाएगा बच्चों मीन डिस्टेंस। क्या मिलेगा? मीन डिस्टेंस। अब हमारे पास टाइम पीरियड भी मौजूद है और हमारे पास मीन डिस्टेंस भी मौजूद है। तो ये जो केपलर का लॉ क्या कहता है? तो केपलर का लॉ कहता है टाइम पीरियड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। इस तरह से लिखना है। तो ये था बच्चों केपलर का तीसरा लॉ। अब देखते हैं बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनेट फोर्स। ये क्या है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी मैं एक यूनिवर्स का ऑब्जेक्ट हूं, सैटर्न एक यूनिवर्स का ऑब्जेक्ट है। हम एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं मेरे बाजू में बैठे हुए बच्चे को एक डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूं, वो मेरी तरफ एक डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। हालांकि ये डेफिनेट फोर्स बहुत ही कम है, लेकिन है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो यहां पर बच्चों हमने हमारे सोलर सिस्टम के दो प्लैनेट्स ले लिए हैं। आप इनको अच्छे से जानते हो। एक है आपकी अर्थ और दूसरा है सैटर्न। अब ये दोनों एक दूसरे को एक डेफिनेट फोर्स के साथ खींच रहे हैं। अब बच्चों इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं d और दोनों का मास मान लेते हैं m1 और m2। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी दोनों का जो फोर्स है वो किसको प्रोपोर्शनल है? उनके प्रोडक्ट को प्रोपोर्शनल है। और दूसरा क्या कहता है? उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको इनवर्स स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है फोर्स। अब ये अगर दोनों फॉर्मूले को मैं कंबाइन कर देता हूं तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिलेगा। वो क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है। अब बच्चों अगर मैं इसमें से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूं और इक्वल का साइन डाल देता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट तो डालना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट कौन सा है? तो वो कांस्टेंट है बच्चों g। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये कहा जाता है। अब इस g की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है। आप जमीन के अंदर जाओगे तो भी वो वैल्यू मिलने वाली है, आप जमीन के बाहर आओगे तो भी वही वैल्यू मिलने वाली है। आप मून पे जाओगे, आप मंगल पे जाओगे, आप शनि पे जाओगे, आप किसी और प्लेनेट पे जाओगे, किसी और सोलर सिस्टम में जाओगे, वो जी की वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली है। तो वो जी की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है। वो जी की वैल्यू कितनी है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ये आपको पूछी जा सकती है। इसका यूनिट आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहां पर जो दिया है बच्चों फॉर्मूला F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे आया ये हमको देखना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और टाइम क्या होगा? ये हमारे सामने एक प्रश्न है। अब यहां पर बच्चों ये जो अर्थ है ये एक चक्कर लगाती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? देख लिया आपको। तो उसने टाइम पीरियड टी तो कर लिया है, टी है हमारा टाइम पीरियड। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है? तो डिस्टेंस कवर कर लिया है 2πr। समझ में आया? डिस्टेंस कितना कवर किया? 2πr। अब मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr और टाइम t इज इक्वल टू टाइम पीरियड लिख देता हूं। अगर मैं ये वैल्यू हमारे स्पीड के फॉर्मूले में डालता हूं तो
तो स्पीड v इज इक्वल टू 2πr/t, ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अब हमें पता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है mv²/r, राइट। अब मैं क्या करता हूं, ये v की जो वैल्यू मुझे मिली है 2πr/t, ये इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, F इज इक्वल टू m इंटू 2πr/t होल स्क्वायर अपॉन r, ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या होगा, इस तरह से मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, टी स्क्वायर को नीचे कर देता हूं और r से r को मार देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। अब क्या करता हूं, मैं r से r को मार देता हूं, तो r से r को मार दिया, तो F इज इक्वल टू 4m²r अपॉन टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अभी मुझे इस इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r स्क्वायर से, तो मुझे इस तरह से मिल जाएगा फॉर्मूला। अब यहां पर क्या मिलेगा मुझे, अब यहां पर मुझे मिलेगा 4m²r³ अपॉन r² टी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से r³ अपॉन टी स्क्वायर को अलग निकाल लेता हूं और इसको बोल देता हूं कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि केपलर के थर्ड लॉ में हमने देखा है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, यानी t²/r³ इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो मैं यहां पर r³/t² की जगह पे कांस्टेंट लिख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर, तो मुझे इस तरह का फॉर्मूला मिल जाता है। अब देखिए बच्चों, 4 भी एक कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लैनेट चेंज नहीं होने वाला है और पाई की भी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो ये इतने सारे कांस्टेंट मुझे दिख रहे हैं, तो क्या मैं इतने सारे कांस्टेंट की जगह पे एक कांस्टेंट लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन r², ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और जब भी मैं इक्वल का साइन हटा के प्रोपोर्शनल का साइन निकालता हूं, तो मुझे कांस्टेंट को भी निकालना पड़ता है, ठीक है। और जैसे ही मैंने उस कांस्टेंट को निकाल लिया, मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। तो समझ में आया बच्चों, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। कैसे आया, अब चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, तो यहां पर दिए हैं दो भाई दिए हैं, एक का नाम है महेंद्र, दूसरे का नाम है विराट, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। और महेंद्र का मास है 75 kg और विराट का मास है 80 kg, ठीक है। तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमको निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G इंटू m1m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों लिख लिया है मेरा डेटा। अब मैं लिखता हूं फॉर्मूले को। अब G की वैल्यू तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कितने हैं 6.673 है, तो वो भी मैं लिख देता हूं। अब मैं सभी वैल्यूज को जब पुट करूंगा तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिलना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 40038 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, मुझे क्या वैल्यू मिल जाती है, F इज इक्वल टू 4.004 इंटू 10⁻7 न्यूटन, ये वैल्यू मुझे मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, इन द अबव एग्जांपल assuming that the bench on which Mahindra is sitting frictionless, यानी वो जिस बेंच पर महिंद्रा बैठा था वो कैसी थी, तो वो थी फ्रिक्शनलेस। स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखते हैं, ये बात याद रखना बच्चों। तो स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी महिंद्रा's वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट, यानी महिंद्रा की जो वेलोसिटी ऑफ मोशन होगी विराट की तरफ जाने की क्या होगी 1 सेकंड बाद,
ये क्वेश्चन पूछा है, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ, और ये टाइम के साथ चेंज होगी कि नहीं और क्यों हो, कैसे होगी, ये भी हमको पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चों क्या करते हैं, हम पुराना जो डेटा है उसमें से जो आंसर निकल के आया है उसको हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ का डिराइव्ड फॉर्म है, F इज इक्वल टू ma। अब हमें फोर्स भी पता है और महिंद्रा का मास भी पता है 75 kg। तो क्या मैं इससे एक्सेलरेशन को निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, और मैं निकाल लेता हूं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, 0.0533 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन तो बच्चों मुझे मिल गया। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो यानी a इज इक्वल टू v बाई टी होता है, तो वो भी फॉर्मूला लिख देते हैं। अब एक्सेलरेशन भी मिल गया है, मुझे टाइम भी पता है 1 सेकंड, तो मैं इस फॉर्मूले से वेलोसिटी को निकाल लेता हूं, और वेलोसिटी वही आएगी, क्या आएगी 0.0533 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम 1 सेकंड था। ठीक है, अब यहां पर बच्चों ये जो महिंद्रा है ये इस रफ्तार से विराट की तरफ खिसक रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड। ये बहुत 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 कम वेलोसिटी है, लेकिन खिसक रहा है। अब ये जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे चेंज होगी या नहीं होगी, ये हमें पूछा है। चेंज होगी, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन भी तो चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे एक्सीलरेशन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी और ये उसके पास पास आते जाएगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होगा, और दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर बच्चों सब डेटा हमने लिख लिया, मास ऑफ अर्थ लिख ली, रेडियस ऑफ अर्थ लिख लिया, महिंद्रा मास लिख लिया, जी लिख लिया। अब हमें क्या पूछा है, तो हमें पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अर्थ का महिंद्रा के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख लेंगे और इसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यूज डाल देंगे, और जैसे ही हम इसकी वैल्यूज डालते हैं और कैलकुलेट करते हैं हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाता है 733 न्यूटन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी महिंद्रा's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force of earth। यानी अगर वो रेस से चालू कर रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा बच्चों वो रेस से चालू कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 0, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, तो जो इसका जो फॉर्मूला है वो है v इक्वल टू u प्लस एडी, काइनेमेटिक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस एडी। अब यहां पर u की वैल्यू है 0, तो a हमें पता नहीं है, t हमें पता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बच्चों हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है बच्चों F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F हमें पता है 773 न्यूटन है। अब हमें मास भी पता है, कितना है मास महिंद्रा का 75 kg, तो एक्सीलरेशन तो इससे निकल जाएगा, तो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। कितना आ गया बच्चों एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आ गया 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ गया है। अब हम इसे जो हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसके अंदर जब ये वैल्यूज डालेंगे a की और t की, तो यहां पर बच्चों v की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो v की वैल्यू मिल जाती है 9.77 मीटर पर सेकंड, यानी वो इस वेलोसिटी से जमीन पे गिरेगा। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।